Hello friends, welcome to Undoubted Business, your doubt clearing platform. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट चैप्टर 6। चैप्टर 6 का हम लोग आज ग्रैंड रिवीजन करने वाले हैं। तो गेट योर कॉफी टी स्नैक्स विथ यू एंड जल्दी से जल्दी हम इस चैप्टर को आज के इस रिवीजन सीरीज के सेशन 6 में चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग जो है उसको आज हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अपना जो भी आप सामान रखते हैं पढ़ाई में अपने साथ रख लीजिए और आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो रिवीजन का जो फॉर्मेट है वो रहेगा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। देखिए टोटल 17 क्वेश्चंस है। 17 क्वेश्चंस को हम जल्दी से जल्दी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपने स्टाफिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं मेरे चैनल पर वो देख लिए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस सेशन के बाद तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हमने स्टाफिंग चैप्टर शुरू किया था तब हमने देखा था स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग देखा था। तो देखिए क्या क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। आफ्टर प्रिपेयरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हमने करा प्लानिंग फिर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग से एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, राइट। स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। अब इस स्ट्रक्चर के बाद हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नेक्स्ट टास्क है जो बिजनेस को शुरू करने के लिए हेल्प करेगा और उस टास्क का मतलब क्या है। तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, अब क्या करना पड़ेगा, स्टाफिंग। स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। देखो, आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट I would fill up the job position created in the organization structure। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो अलग अलग जॉब पोजीशंस बनाई गई है उसको फिलअप करना पड़ेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो सके। ठीक है, आई वुड परफॉर्म द स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट रिफर्स टू, देखिए ये स्टाफिंग की डेफिनेशन। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द राइट वर्कर with appropriate qualifications or experience and recruiting them to fill up the job position or role। मतलब स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि जॉब पोजीशन के लिए राइट वर्कर चूज करना, राइट एम्प्लॉय चूज करना विथ राइट क्वालिफिकेशंस। उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसके पास क्वालिफिकेशंस भी होना चाहिए, तभी वो उस जॉब पोजीशन के लिए सुटेबल होगा। ऐसा हमको कोई वर्कर या कोई एम्प्लॉय ढूंढना है और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। आई होप आपको याद आ रहा होगा, हमने ये रीड किया था। तो मीनिंग ऑफ स्टाफिंग इज क्लियर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि स्टाफिंग का स्कोप क्या है। देखिए, द स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू फिलिंग अप द जॉब पोजिशन। पहले के टाइम पे क्या होता था कि स्टाफिंग जब कोई बोलता था तो स्टाफिंग का मतलब यही होता था कि भाई जो कंपनी में जॉब पोजीशंस है उसको फिल करना है। लेकिन आज जो है स्टाफिंग का जो स्कोप है वो बढ़ गया है। ठीक है, आपने सुना होगा कंपनीज में होता है एचआर डिपार्टमेंट, है ना। तो एचआर डिपार्टमेंट जो है उसी का एक पार्ट होता है स्टाफिंग, आगे हम देखेंगे। तो देखिए, जो स्टाफिंग का स्कोप है वो काफी बढ़ गया है। इसमें रिक्रूटमेंट आता है, सिलेक्शन आता है, ट्रेनिंग आता है, अपेरेजल आता है, डेवलपमेंट आता है और एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज के लिए जिसमें वो काम कर सके। तो टुडे द स्कोप ऑफ स्टाफिंग हैज बिकम वाइड। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Why do business organization need the staffing function? Explain its advantages। देखिए, अब हमें यहाँ पे बताना है कि स्टाफिंग फंक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। स्टाफिंग फंक्शन से क्या होता है कि जो जॉब पोजीशन क्रिएट हुई है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से उसके लिए हमें कंपीटेंट पर्सनल मिलते हैं। मतलब कंपीटेंट पर्सनल का मतलब होता है कंपीटेंट एम्प्लॉयज मिलते हैं जो कि उस जॉब पोजीशन के लिए सुटेबल हो। ठीक है, पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट ये कि जो जो पर्सन जिस जॉब के लिए सुटेबल है, जो पर्सन
जिस जॉब के लिए सुटेबल है स्टाफिंग फंक्शन से उसको वही जॉब मिलेगी, और जॉब को वो पर्सन मिलेगा जो उस जॉब को कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो राइट पर्सन एट द राइट जॉब, जो जिसके लिए सुटेबल है उसको वो मिलेगा। ठीक है, राइट पर्सन एट द राइट जॉब। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। अगर कंपीटेंट एम्प्लॉयज, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज आपकी जॉब पोजीशन को एक्वायर करते हैं, आप रिक्रूट करते हो उन लोग को, तो आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करता चला जाएगा। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कंपनी के पास रिसोर्सेज है वो भी अच्छी तरह से यूटिलाइज होंगे अगर कंपीटेंट पर्सनल है तो। देखिए, अगर आपके पास क्वालिफाइड एम्प्लॉयज है, कंपीटेंट पर्सनल है, तो ये सारे जो जितने भी बेनिफिट्स है ना वो खुद ही निकल कर आ जाएंगे कि राइट जॉब के लिए राइट पर्सन है, ठीक है, ग्रोथ है बिजनेस की, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, हेल्प्स इन कंपीटिंग। देखिए, एक्चुअली किसी भी कंपनी में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उसके लिए एक असेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, जिससे कि कंपनी के ग्रोथ के बारे में पता चलता है, एक तरह से कंपटीशन बनता है ना मार्केट में कि भाई कंपनी किस तरह से काम कर रही है, वो कंपनी किस तरह से वर्क कर रही है, वो कैसे पता चलता है? उसके एम्प्लॉयज से। अगर एम्प्लॉयज अच्छी तरह से काम करेंगे तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा और कंपनी का नाम होगा। तो इस तरह से क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगी। तो अगर स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से हो जाता है तो एक तरह का कंपिटिटिव स्पिरिट रहती है, कंपिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है कंपनी के लिए। तो इसीलिए ये पॉइंट लिखा है कि हेल्प्स इन कंपीटिंग। ठीक है, फिर इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मॉरल। एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो उसका जो मॉरल है वो काफी बढ़ सकता है, उसको एक तरह से जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है अगर उसको राइट जॉब मिली, राइट रेम्यूनरेशन मिला तो। ठीक है, इफेक्टिवनेस टू अदर फंक्शन। देखिए, स्टाफिंग की वजह से बाकी जितने फंक्शन है, स्टाफिंग की वजह से बाकी जितने फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सभी काफी अच्छी तरह से इफेक्टिवली परफॉर्म किए जा सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर आप स्टाफिंग अच्छे से कर लोगे तो बाकी के जितने भी टास्क एंड फंक्शंस है वो आराम से परफॉर्म हो जाएंगे और इफेक्टिवली परफॉर्म होंगे स्मूथली। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेम? एक्सप्लेन। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आजकल डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट किसका? ह्यूमन रिसोर्स का। ह्यूमन क्या है? जो एम्प्लॉयज है कंपनी के, जो स्टाफ है, जो वर्कर्स है, वो क्या है? कंपनी के लिए एक रिसोर्स है, एक असेट है। तो human resource management includes determining the number of employees required for the organization। देखो, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना वो एक वाइड चीज है। ठीक है, और स्टाफिंग जो है वो उसका एक पार्ट है, स्टाफिंग जो है उसका एक पार्ट है। तो एचआरएम जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें काफी सारी चीजें आती है। क्या क्या आता है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज डिसाइड करना, ठीक है, उनका रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, रिवॉर्डिंग द एम्प्लॉयज, ये सारी चीजें एचआरएम में आती है। ठीक है, और जो भी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, बड़े लेवल पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये एचआरएम प्रैक्टिस करती है। इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, और स्टाफिंग जो होता है वो स्मॉल स्केल पे जनरली परफॉर्म होता है और इसी का एक पार्ट होता है, दैट इज स्टाफिंग। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। हमने ये सब पढ़ रखा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, स्टाफिंग इज व्हेन दीज फंक्शंस आर परफॉर्म इन स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस। सो हमने अभी तक 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, चलिए फिफ्थ पे आते हैं। हाउ वुड यू परफॉर्म द स्टाफिंग फंक्शन इन योर ऑर्गेनाइजेशन? तो हमें अब यहाँ पे बताना है कि भाई स्टाफिंग फंक्शन का क्या प्रोसेस है, स्टाफिंग फंक्शन का क्या प्रोसेस है। While performing the staffing function, you would perform the following steps। ठीक है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि कंपनी में कितना
वर्कफोर्स की जरूरत है कंपनी में, कितने वर्कफोर्स की जरूरत है, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा, मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, देखो सबसे पहले नंबर डिसाइड करना और फिर क्वालिफिकेशंस डिसाइड करना कि किस तरह के क्वालिफिकेशन के लोग हमको चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले वर्कलोड एनालिसिस करना, वर्कलोड एनालिसिस का मतलब कि कितना काम है, ठीक है, जितना काम होगा उस हिसाब से एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे। तो वर्कलोड एनालिसिस कि भाई काम कितना है उसका एनालिसिस करना, ठीक है, वैल करना, वैल पहले, फिर उसके बाद वर्कफोर्स एनालिसिस, तो उस काम, जो भी काम आया है, जितना भी वर्कलोड है उस हिसाब से क्या करना, एनालिसिस करना वर्कफोर्स का, कि कितने टाइप ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, मतलब किन क्वालिफिकेशंस के चाहिए और कितने चाहिए, डिसाइडिंग द नंबर एंड क्वालिफिकेशंस। तो पहले तो काम का एनालिसिस करना, फिर वर्कफोर्स का एनालिसिस करना, कितना नंबर और कितने क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन के एम्प्लॉयज चाहिए, फिर दोनों में करना कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन करना। तो इस तरह से आप एस्टिमेट कर पाओगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या मैन पावर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट करना, मतलब कि जो जॉब पोजीशन क्रिएट हुई है उसके लिए क्या करना, एम्प्लॉयज को बताना, है ना, इंड्यूस करना, उनको फोर्स करना कैंडिडेट को कि वो आए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या बने, पार्ट बने, ठीक है, टू बी अ पार्ट ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट कैसे लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल, पीपल यहाँ पे कैंडिडेट, जो जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करेगा उसको कहते हैं कैंडिडेट, ठीक है। तो process of inducing the candidate to apply for the job position in the organization, it is accepting the application of competent and qualified person। तो जो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे, अपनी अपनी एप्लीकेशन देंगे, जिसे रिज्यूमे बोलेंगे या सीवी भी बोल सकते हैं, रिज्यूमे, ठीक है। तो अपने अपना रिज्यूमे देंगे एंड उससे हम डिसाइड करेंगे कि किन किन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है उनकी, उस बेसिस पे। तो रिक्रूटमेंट यही कि जॉब पोजीशन के लिए लोगों को मतलब ये करना, उन जॉब पोजीशन की तरफ, है ना, अट्रैक्ट करना लोगों को, ताकि और ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस आए जिसमें से हम सिलेक्ट कर पाए। तो थर्ड स्टेप क्या हो गई, थर्ड स्टेप हो गई सिलेक्शन। तो सबसे पहला तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट हो गया, दूसरा हो गया हमारा रिक्रूटमेंट, तीसरा हो गया हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब कि जो भी एप्लीकेशंस आई हैं, जो भी एप्लीकेशंस आई हैं उन एप्लीकेशंस में से सुटेबल कैंडिडेट को चूज करना, इन्हीं एप्लीकेशंस में से सुटेबल कैंडिडेट को क्या करना, चूज करना, जो कि हमारी जॉब के लिए सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें काफी सारी टेस्ट भी होती है, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, है ना, इंटेलिजेंस टेस्ट, काफी सारी टेस्ट होती है, हम आगे देखेंगे। फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, एक बार हमारा जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट हो गया तो उसके बाद हम उसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जगह देते हैं और हमारे बाकी के एम्प्लॉयज के साथ उसको क्या कराते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हाय हेलो, ठीक है, स्नैक्स पार्टी वगैरह होती है, ठीक है। तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, व्हेन अ कैंडिडेट ऑक्यूपाइज जॉब पोजीशन इज प्लेसमेंट, और ओरिएंटेशन इज व्हेन द न्यू एम्प्लॉय गेट्स इंट्रोड्यूस्ड टू द अदर एम्प्लॉयज, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग मतलब कि जॉब रिलेटेड जो स्किल्स होती है उनको डेवलप करना, उनको इम्प्रूव करना, और डेवलपमेंट इज ओवरऑल डेवलपमेंट, पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है इसमें, ठीक है। तो ये सभी स्टेप है या ये प्रोसेस है, हम कह सकते हैं स्टाफिंग प्रोसेस की, स्टाफिंग फंक्शन की, ठीक है। और स्मॉल स्केल में क्या होता है, जो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये सारी तो उसमें होती ही है स्टेप्स, उसके अलावा कोई दूसरी स्टेप्स भी होती है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि जब कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसके काम को देख करके उसके परफॉर्मेंस की सराहना करना, उसको बताना कि कैसे काम करना चाहिए और कैसे काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या सुधार कर सकता है वो अपने काम में, ठीक है। फिर प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, उसको उसको जो प्रमोशन
उसका प्रमोशन करना, उसकी कैरियर की एक अच्छी प्लानिंग करना ताकि उसको एक जॉब सिक्योरिटी मिल सके। और कंपनसेशन, कंपनसेशन टाइम बेस्ड भी हो सकता है कि भाई आप मंथली सैलरी दे रहे हो, है ना, वीकली सैलरी, वीकली बोनस दे रहे हो, ठीक है, इस तरह से। और परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब कि भाई जितना आपने काम किया उस बेसिस पे आपको पैसा मिलेगा। दैट इज व्हाट कंपनसेशन। आई होप आपको ये भी है। देखिए यहाँ पे मैंने इजी कर दिया है। कौन सी स्टेप्स हैं देखो। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी स्टेप्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट मेक स्टाफिंग कंप्लीट, व्हाट आर इट्स एस्पेक्ट्स। बताओ बच्चों, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। तीन एस्पेक्ट्स हैं। तीन हमने बेसिकली इस चैप्टर में जो है स्टेप्स पढ़ी हैं, वो कौन सी थी? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। तो सबसे पहले बताओ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है। वैसे हमने एक ओवरव्यू लिया है। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग अ कैंडिडेट। इंड्यूसिंग मतलब अट्रैक्ट करना, ठीक है, उसको अपनी जॉब पोजीशन के प्रति क्या करना? अट्रैक्ट करना, उसका इंटरेस्ट डेवलप करना, जिससे कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए में जो जॉब पोजीशन आई है उसके लिए अप्लाई करें। ठीक है, क्या करें? अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग अ कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द जॉब पोजीशन। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट मीन्स फ्रॉम वेयर अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द जॉब पोजीशन। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट का मतलब, एंड रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज भी पढ़े थे हमने। तो वो कौन से तरीके हैं या कौन सी जगह से जॉब पोजीशन के लिए एप्लीकेशन आ सकती है। मतलब कि एक कैंडिडेट को जॉब वैकेंसी के बारे में कहाँ से पता चलेगा। दैट इज व्हाट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। पहला बताइए इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले हमने इंटरनल सोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि इंटरनल सोर्सेज में होता क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स है और क्या डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, तो what are the internal sources of recruitment? State the reasons why a company should opt for this source of recruitment. If not, why? तो बताइए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है, जब कंपनी के अंदर से ही एम्प्लॉयज को क्या करा जाता है? रिक्रूट किया जाता है। Internal sources of recruitment means when recruitment is held within an organization. कंपनी के बाहर नहीं जाया जाता है, कंपनी के अंदर से जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उन्हीं को वापस रिक्रूट कर दिया जाता है, रिक्रूट कर दिया जाता है। ठीक, अ कंपनी शुड ऑप्ट फॉर दिस सोर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब यहाँ पर है इसके एडवांटेजेस। ठीक है, ये इसके हैं एडवांटेजेस, प्लस पॉइंट्स, बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स। ठीक है, ये है इसके एडवांटेजेस। देखिए, इट इज कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग क्यों? क्योंकि अगर आप कंपनी के बाहर जाओगे तो आपको ज्यादा खर्चा लगेगा एडवर्टीजमेंट और उन सब चीजों में। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट से क्या होगा? कॉस्ट आपकी बचेगी। तो कॉस्ट सेविंग है, मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। उनको लगेगा कि हाँ भाई हमें थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिल रहा है ना, हाँ, वो एक तरह से उनका मॉरल बूस्टअप होगा। तो इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग employees. Cost saving motivates the existing employees. Less amount spent on training of employees because they are familiar with organization style of working. उनको ऑलरेडी पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है, तो उनको कुछ भी ट्रेनिंग, उनको उनकी ट्रेनिंग पर खर्चा करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग पे लेस खर्चा होता है। फिर लेस चांसेस ऑफ एम्प्लॉयज लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, चूंकि वो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो ये खतरा नहीं रहता कि कभी भी एम्प्लॉय काम छोड़कर चले जाएगा। ठीक है, improves द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। क्यों? क्योंकि उनका मॉरल जो है वो बूस्टअप होता है उससे, है ना। सरप्लस स्टाफ कैन बी एडजस्टेड। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा ओवर स्टाफिंग हो गई है, सरप्लस स्टाफ है, तो इस मेथड से इन सोर्सेस से क्या हो सकता है? सरप्लस स्टाफ को हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब जहां पर हमने एडवांटेजेस की बात करी, तो आइए चलिए अब डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं। तो शुड नॉट का मतलब है कि ये है डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ये क्या है? डिसएडवांटेजेस है।
डिसएडवांटेजेस देख लो अब इसके कि क्यों नहीं करना चाहिए इंटरनल सोर्सेस से। क्योंकि है ना, कंपनी में कोई भी नया आइडिया, फ्रेश टैलेंट नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी जो काम कर रहे एम्प्लॉयज है उन्हीं को हम वापस रिक्रूट करते हैं। तो देयर इज नो फ्रेश एंड न्यू आइडियाज एंटर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लिमिटेड चॉइस होती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से ही हमको क्या करना रहता है, चूज करना रहता है, तो लिमिटेड चॉइस रहती है। फिर नॉट सुटेबल फॉर न्यूली एस्टेब्लिश बिजनेस बिकॉज दे डू नॉट हैव एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय बेस। अब जो नई नई कंपनी है उनके लिए तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है ही नहीं उनके पास, क्योंकि वो तो न्यू न्यू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए जो नए नए कंपनीज खुलती हैं उनके लिए ये अच्छा सोर्स नहीं है, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉय का बेस ही नहीं है। ठीक है, अब बताइए इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं? देयर आर, ये टू नहीं है, ठीक है, ये थ्री, सॉरी ये थ्री नहीं है, ये टू है। टू इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, देयर आर टू इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है एम्प्लॉय को। और प्रमोशन का मतलब होता है कि हायर लेवल पे। ठीक है, प्रमोशन का मतलब होता है कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको हायर लेवल पे शिफ्ट करना। पहले सपोज वो ऑफिसर था तो उसको सीनियर ऑफिसर बना देना, फिर मैनेजर बना देना। ठीक है, और ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर करना, उसको भेजना, शिफ्ट करना, दैट इज ट्रांसफर। ठीक है, आई होप आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। और प्रमोशन मतलब कि प्रमोशन में उसका जो बाकी के अम्यूलमेंट्स है, उसके बाकी के जो पर्क्स है वो काफी इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू प्रमोशन, लेकिन ट्रांसफर में ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हमने बात करी थी फिर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में और उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के बारे में। तो बताइए क्या है। द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर फ्रेश टैलेंट और न्यू एम्प्लॉय इज हायर्ड फॉर द जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल सोर्सेज में हम अंदर ही अंदर रिक्रूटमेंट कर रहे थे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल सोर्सेज में हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कदम रखते हैं और बाहर से नए एम्प्लॉयज और नया टैलेंट उठाकर लेकर आते हैं, ताकि वो हमारी जॉब पोजीशन में काम कर सके। तो इसके बेनिफिट्स क्या हो गए? फ्रेश टैलेंट आता है, ठीक है, चॉइस वाइडर हो जाती है, क्वालिफाइड पर्सोनल रहता है, उनको लेटेस्ट नॉलेज रहता है, और उनमें एक कम्पिटिटिव स्पिरिट होती है कि नहीं भाई, इस जॉब के लिए तो मेरे को अप्लाई करना ही है, इस जॉब में तो मेरे को आना ही है। तो इस तरह से उनके अंदर एक कम्पिटिटिव स्पिरिट होती है जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पर जाते हैं। वहीं इसके ड्रॉबैक्स क्या हो गए? ड्रॉबैक्स हो गए कि अब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को कोई भाव नहीं मिलता। ठीक है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का मॉरल जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि उनको तो कोई भाव ही नहीं दे रहा, सब बाहर बाहर के एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है इसमें, इसीलिए। ठीक है, न्यू एम्प्लॉयज में रेजिस्ट एंड मे नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अब वो जैसे नया कोई एम्प्लॉय आया, उसको थोड़ी पता अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है कंपनी के, है ना। तो न्यू एम्प्लॉयज रेजिस्ट कर सकते कि नहीं भाई, ये ऐसा रूल नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, वो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा काम करो। तो इस तरह से उनमें एक रेजिस्टेंस हो सकता है जो नए एम्प्लॉयज आते हैं उनमें। ठीक है, एक्सपेंसिव है क्योंकि बहुत खर्चा हो जाता है। ठीक है, और हमने बहुत सारे सोर्सेज भी पढ़े थे इसके, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारा एडवर्टीजमेंट वगैरह है, वेब पब्लिशिंग है ना, ये सारे जो मेथड्स हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, वो काफी सारे, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, लेंदी प्रोसेस, काफी टाइम लग जाता है। कोई पर्सन अगर एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूट होता है तो उसको काफी टाइम लगता है। ठीक, अब बताइए कौन से हमने मेथड्स पढ़ी थी। कौन सी मेथड्स पढ़ी थी? सबसे पहले हमने पढ़ा था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कि भाई आपने क्या करना है, ये अपने जो ऑफिस है, ठीक है, जो भी आपका फैक्ट्री है उसके बाहर नोटिस लगा देना कि जिसको भी काम चाहिए, ये पोस्ट है, जो भी काम है, जिसको भी करना है काम, वो आ जाओ हमारी कंपनी में। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल कॉलर्स का मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनके पास क्या है, जॉब के बारे में जानकारी है। ऐसे लोग क्या करते हैं, लोगों को कॉल करते हैं जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है।
और वो कॉल करके बताते हैं कि हमारी कंपनी में या इस कंपनी में ऐसा ऐसा जॉब है, अगर आपको चाहिए तो आप उस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो व्हाट दैट इज कैजुअल कॉलर्स। और इन सभी रिक्रूटमेंट मेथड्स पर मेरा एक बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, अगर आप उनको भी देख लेंगे तो आपको एकदम कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पर मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, ठीक है। फिर कैजुअल कॉलर्स के बाद हमने पढ़ा था मीडिया एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो कि गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के पास भी डेटाबेस होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास भी डेटाबेस होता है जिसमें वो जो भी जॉब पोजीशंस है, जॉब वैकेंसीज है, उसके बारे में जानकारी रखती है। और जिन जिन को भी जॉब के लिए अप्लाई करना है वो इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के थ्रू अप्लाई कर सकता है। वहीं जस्ट इसका अपोजिट था ये प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। इसमें क्या था कि ये प्राइवेट लोग, प्राइवेट कंसल्टेंट्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो आपको कंसल्टेशन देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस जॉब में जाना चाहिए, क्या कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी होगी, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, फीस भी चार्ज करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था, है ना। इसके लिए वो क्या करते हैं, फीस भी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। फिर कैंपस रिक्रूटमेंट, इसमें वो 3 इडियट्स का जो एक सीन था, है ना, शर्मन जोशी वाला, राजू वाला सीन था ना, कि वो जाता है रिक्रूटमेंट के लिए, उसके पैर टूट जाते हैं वो, है ना। एक रिक्रूटमेंट का सीन भी मैंने आपको 3 इडियट्स का बताया था। तो दैट वाज कैंपस रिक्रूटमेंट की जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो आपके कैंपस में आकर के आपको क्या करती है, रिक्रूट करती है, आपको जॉब का ऑफर देती है। फिर रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, प्लीज अगर आप चाहो तो हमारी कंपनी में आकर अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, जो फैक्ट्री साइट्स पे, है ना, एम्प्लॉयज या वर्कर्स चाहिए रहते हैं, तो उनके लिए कौन होते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो इनको हायर करते हैं वर्कर्स को और सारा काम इनसे करवाते हैं, तो वो है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। जैसे मैंने इसमें वो शिवाजी द बॉस का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें वो लड़के को इलेक्ट्रिक शॉक आता है, वो वाला जो सीन था वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर का मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, टेलीविजन एडवर्टाइजिंग मतलब वही टीवी पे ऐड देना ताकि आपके जॉब के बारे में पता चल सके। फिर वेब पब्लिशिंग, वेबसाइट्स पे देना। और फैक्ट्री गेट, फैक्ट्री गेट वही फैक्ट्री के बाहर आपने क्या करना है, नोटिस लगा देना है, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये जॉब पोजीशन अवेलेबल है। अब इसके बाद ये हो गया हमारे रिक्रूटमेंट का। उसके बाद कौन सा एस्पेक्ट है, स्टाफिंग का। उसके बाद है सिलेक्शन। तो बताइए, हाउ वुड यू सिलेक्ट द बेस्ट एम्प्लॉय फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी स्टेप्स अगर आप परफॉर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बताइए, अच्छा एम्प्लॉय मिलेगा। तो सबसे पहले जो भी एप्लीकेशंस आई उनका आप करोगे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, भाई बेसिक आइडिया, बेसिक डिटेल्स उस एम्प्लॉय के बारे में या वर्कर के बारे में ले लोगे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के थ्रू। फिर आप करेंगे क्या, सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, है ना, बहुत सारे टेस्ट हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लोगे। एक बार सारे टेस्ट क्लियर हो गए तो फिर आप क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लोगे उस पर्सन का। फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करोगे, देखोगे कि ये फिट है या नहीं। फिर आप सिलेक्शन डिसीजन लोगे, एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। फिर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करोगे, उसका बैकग्राउंड चेक करोगे कि वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है कि नहीं, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप R&B चेक करोगे, फिर उसको जॉब ऑफर दोगे और फिर दोनों के बीच मतलब कंपनी और एम्प्लॉय के बीच क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से आप एक अच्छे एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए, अब आते हैं तीसरा, तीसरा एस्पेक्ट क्या था, ट्रेनिंग का। देखिए, ट्रेनिंग इज 2 डायमेंशनल बेनिफिशियल फिनोमेना कमेंट। ट्रेनिंग का जो बेनिफिट है वो 2 तरीके से मिलता है, ठीक है। 2 डायमेंशनल बेनिफिट है, बताइए कैसे। तो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग अराइज 2 डायमेंशनली, एक तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग कैसे बेनिफिशियल है, क्योंकि ये होता है टाइम एफिशिएंट। इससे अगर एम्प्लॉय अच्छा ट्रेंड है तो कंपनी का जो टाइम है वो काफी बचेगा, ठीक है। बेटर परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, वर्कर्स अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। एटीट्यूड फॉर्मेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेंड एम्प्लॉयज है तो एम्प्लॉयज का ना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। उनको लगता है कि नहीं यार, अपने को इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहिए ताकि अपने को भी कुछ बेनिफिट मिले। तो एक तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। एड्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, वर्कर्स अगर अच्छे से ट्रेंड है तो जो भी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं वो सॉल्व हो सकती है। फिर जो भी चेंजेस करने हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो काफी आसानी से हो सकते हैं अगर एम्प्लॉयज ट्रेंड है उस चेंज से रिलेटेड, तो कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एम्प्लॉय अगर ट्रेंड है तो उसको काफी अच्छे करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं, ठीक है। उसको ज्यादा से ज्यादा रेम्यूनरेशन मिल सकता है, उसके अर्निंग्स बढ़ सकते हैं, मॉरल बूस्टर होता है ना। और एक्सीडेंट्स के भी लेस चांसेस है। अगर ट्रेंड एम्प्लॉय काम कर रहा है तो एक्सीडेंट भी कम होंगे। तो आई होप आपको दोनों, इसीलिए मैंने लिखा टू डायमेंशनल बेनिफिशियल फिनोमिना, दो तरीके से ट्रेनिंग जो है वो बेनिफिशियल होता है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ट्रेनिंग हो गया। अब what are the different methods of training that an organization can use for its employees? तो देखो, दो तरह की ट्रेनिंग मेथड होती है। एक तो ऑन द जॉब, मतलब जब आप काम कर रहे हो तब जो आपको ट्रेनिंग मिलती है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गई। और ऑफ द जॉब, जब आप ऑफिस में या आप फैक्ट्री पे काम नहीं करते हो तब जो आपको ट्रेनिंग मिलती है वो कौन सी होती है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग कौन सी होती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक तो वर्कर होता है और एक मास्टर होता है। तो जब मास्टर काम कर रहा है, पहले क्या करता है, जैसे कोई मशीन है तो मशीन पे सबसे पहले जो मास्टर है, मतलब जो ट्रेनर है, वो सबसे पहले काम करेगा, वो दिखाएगा वर्कर को कि देखो ऐसे ऐसे काम करते हैं। फिर जो वर्कर है वो काम करेगा और मास्टर उसको सुपरवाइज करेगा, उसको बताएगा कि ऐसे काम करो, ऐसे काम मत करो। तो दैट इज नोन एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है। दूसरा है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, जैसे आईसीएआई हो गया, आईसीएसआई हो गया, ये क्या करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ इनका मतलब इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जो भी एम्प्लॉयज होते हैं ना, या अपने जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स होते हैं, अपने जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स होते हैं, आईसीएसआई के, आईसीएआई के, जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, वो अपने स्टूडेंट्स को इन इंडस्ट्रीज के पास भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए। इन इंडस्ट्रीज के पास भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उसको कहते हैं इंटर्नशिप। एंड द लास्ट वन इज इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम। मतलब यही कि जब आप काम कर रहे हो तो उस काम से आपका परिचय होना, इंट्रोडक्शन होना। ओरिएंटेशन मतलब वही कि आप एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से अच्छी तरह से उसका परिचय हो, ठीक है, दैट इज ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन वन ऑफ द पॉपुलर मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब तो तीन ही है, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और इंडक्शन, ठीक है। और हमें बात करना है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में कौन सी सबसे पॉपुलर मेथड है, वो कहता है, कौन सी मेथड है, वो कौन सी मेथड है, कहलाती है वेस्टिब्यूल स्कूल। वेस्टिब्यूल स्कूल का मतलब होता है वर्किंग ऑन एन एक्सपेंसिव मशीन दैट कैन बी हार्मफुल। अंडर दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉयज वर्क ऑन डमी मॉडल। ये क्या कह रहा है कि डायरेक्टली अगर आप किसी मशीन पे काम कर रहे हो बिना किसी नॉलेज के, तो आप थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है वो, है ना। तो इसीलिए क्या करना है, डमी मशीन्स खड़ी करनी है, डमी वर्क इन्वायरमेंट खड़ा करना है, जिसमें जो एम्प्लॉय है वो काम कर सके। डमी वर्क इन्वायरमेंट में, कैसे इन्वायरमेंट में, डमी मतलब नकली,
नकली इन्वायरमेंट खड़ा करना है जिसमें एम्प्लॉय काम कर सके उस मशीन पर और ताकि वो मशीन को चलाना सीख सके, ठीक है, तो उसको कहते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल। अब ये जो डमी इन्वायरमेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो नहीं है, ऑन द जॉब नहीं है, तो इसीलिए इसको कहते हैं ऑफ द जॉब, ठीक है। तो वर्किंग ऑन एन एक्सपेंसिव मशीन कैन बी हार्मफुल, इसके बाद कॉमा, ठीक है, कैन बी हार्मफुल। सो अंडर दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग employees work on dummy model of machinery to get acquainted with working on such machineries. It means creating a duplicate model of organization. मतलब एक तरह से डमी वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसमें एम्प्लॉयज काम कर सके, ट्रेनिंग ले सके, वो होता है वेस्टिब्यूल स्कूल। ये एक ऑफ द जॉब मेथड है, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। हमने स्टाफिंग का जो चैप्टर है वो 17 क्वेश्चंस में रिवाइज कर लिया है। पूरा जो हमारा सिलेबस है, मतलब ये पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो गया है यहाँ पे। ओनली हाफ एन आवर, आधे घंटे में आप इजीली इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो और लोगों में शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।